गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर और संडे के न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सूजस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, द हिंदू के अंदर, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से और सब्जेक्टिव के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सबसे जो हेडिंग है उससे देखते हैं। ये है सूजस का आर्टिकल है। सूजस के आर्टिकल में क्या है? सूजस के आर्टिकल में आया, प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान संचालित। तो अभी से राजस्थान गवर्नमेंट ने कल परसों के अंदर क्या है, एक शिक्षित राजस्थान अभियान को लागू करने के लिए बात की। लेकिन इसको क्या है, अभी तो इसका प्रपोजल आया है। प्रपोजल आने के बाद में इसको कब किया जाएगा? अगले साल लागू किया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर होने वाला क्या है। इसका बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि ये शिक्षित राजस्थान अभियान की इंस्पिरेशन कहाँ से लेके आए सरकार। ये सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म करने की बात की गई थी। उन रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक छोटी सी इसके अंदर एक अभियान है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में राजस्थान का अहम कदम है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सेंटर लेके आया था, अब राजस्थान गवर्नमेंट भी उसको क्या है, इंप्लीमेंट करना चाहती है। ठीक है, इसका अभियान का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान संचालित। तो सबसे पहले तो क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का मेन उद्देश्य क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। अब इसके अंदर होगा क्या? विद्या सबसे पहले, इसके बाद है चार प्रमुख कंपोनेंट है, चार घटक हैं। चार प्रमुख घटकों के बारे में 41 कार्य पूर्ण किए जाएंगे। तो इसके अंदर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान के अंदर कौन कौन से काम किए जाएंगे। तो चार मेजर कंपोनेंट के नाम आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो चार कौन कौन से हैं? एक पहला है इसके अंदर विद्यार्थी केंद्रित कार्य। तो मतलब स्टूडेंट को फोकस करते हुए, स्टूडेंट के ऊपर हर दिन उसके ऊपर कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है उसके ऊपर फोकस करते हुए कैसे अभियान को लागू करेंगे। इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट की ऑनलाइन अटेंडेंस ले लेंगे, पाठ्य पुस्तक जो बुक्स है उनको वितरित करने के लिए शिक्षा राशि, मतलब उनको डीबीटी के थ्रू उनको स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही, रीडिंग कैंपेन लगाएंगे ताकि बच्चों के अंदर रीडिंग की हैबिट बढ़े। फिर उसके अंदर क्या है, पीटीएम की जाएगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जाएंगी। इसके अंदर नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज डेवलप किए जाएंगे, महापुरुषों में प्रेशर, ये सब चीजें की जाएंगी। और जो अर्ध घुमंतु हैं, जो कि नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो मतलब घूमते रहते हैं, जिनका कोई स्थायी स्थान नहीं होता है, उनके लिए क्या है, सरकार के स्कूल ऑन व्हील की फैसिलिटी कराएगी। तो हमारा पहला कंपोनेंट क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पहला कंपोनेंट है। इसके अंदर क्या है, विद्यार्थी केंद्रित कार्य, मतलब स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। भाई स्टूडेंट आ रहा है नहीं आ रहा, तो सबसे पहले इसकी अटेंडेंस की जाए। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके लिए एक अलग से। तो स्टूडेंट फोकस। दूसरा क्या है, विद्यालय केंद्रित कार्य। तो दूसरा क्या है, इन स्कूल। अब स्कूल के अंदर क्या क्या किया जा सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर। भाई स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। स्टूडेंट जहाँ पे स्टूडेंट कम नहीं है उन स्कूलों को एक साथ मर्ज कर देना है। जहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है उन स्कूलों के अंदर अलग से अलग पारियों के अंदर स्कूल चलाने। तो इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट है विद्यालय केंद्रित। पहला स्टूडेंट, दूसरा स्कूल। स्कूल के अंदर क्या, शून्य नामांकन वाले जो स्कूल्स हैं उनका एकीकरण, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे कोई स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रखा है लेकिन उसके अंदर टीचर है लेकिन स्टूडेंट नहीं है, तो उन सब दो तीन स्कूलों को मर्ज करके एक बड़ी स्कूल जिनमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाएगा। बुनियादी सुविधाएं वाले स्कूलों को मेंटर स्कूल बनाया जाएगा। जहाँ पे आजू बाजू के एरियाज के अंदर अच्छी स्कूल है उसको मेंटर स्कूल बनाया जाएगा, और आज उसके इर्द गिर्द जो छोटे स्कूल हैं वो उसके अंदर काम करेंगी। ठीक है। आईसीटी लैब के शिक्षण की मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तो आईसीटी लैब का मतलब होता है आपको कंप्यूटर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। आगे ये शिक्षण परिणाम सुधारने के लिए विद्यार्थियों को सम्मान किए, हर किसी का सम्मान किया जाएगा। वैसे टीचर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। मेन बात यह है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के कंपोनेंट इनमें से कौन से हैं, कथन आ जाएगा। विद्यार्थी केंद्रित कार्य है, इसके अंदर आ जाएगा स्कूल केंद्रित कार्य। तीसरा है शिक्षक शिक्षक केंद्रित कार्य। शिक्षक के अंदर क्या हो सकता है, भाई टीचरों का भला कैसे करेगी सरकार? टीचरों का भला करेगी स्टाफिंग पैटर्न के हिसाब से। मतलब जिनका प्रमोशन ड्यू है उनको प्रमोशन किया दिया जाएगा। ठीक है, स्टाफिंग पैटर्न, शिक्षकों को सम्मानीकरण, बेहतर परिणाम देने वाला, जो भी अच्छा टीचर काम करेगा उनको इच्छित जगह पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, यदि इंप्लीमेंट होती है तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि अपने घर के आस पास आना चाहते हैं, तो उनको प्रेरणा मिलेगी अच्छा काम करने, अच्छा रिजल्ट के लिए। ठीक है।
ट्रांसफर पॉलिसी, नवीन टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी दी जाएगी। एआई चैटबॉट से डाटा समीक्षा संश्लेषण एनालिसिस किया जाएगा, टीचर कैसा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन उपस्थिति, टीचरों की ऑनलाइन अटेंडेंस। अगला क्या है, शैक्षणिक परिणाम के उन्नयन केंद्रित कार्य, मतलब कि जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी है, एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके फोकस करते हुए चौथा स्तंभ। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चौथे के अंदर क्या है, इसका अकादमिक संरचना। नई एकेडमिक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। आज जो चल रही चीजें उनको अलग से नए एकेडमिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला जाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या आई थी, शुरुआत के अंदर जो बच्चा जाएगा, तो एलिमेंट्री एजुकेशन उसकी क्या होनी चाहिए, मदर टंग के अंदर होनी चाहिए, मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए। फिर मिडिल क्लास आएगी, फिर हायर स्कूल आएगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों का विद्यालय के साथ समन्वय, जो भी आंगनवाड़ी केंद्र अलग चल रहे हैं आज की डेट के अंदर बहुत सारी जगह, और फिर क्या स्कूल अलग चल रही है, स्कूल के अंदर बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी पर अलग से जाना पड़ता है, तो एक ही जगह सरकार इसको क्लब करना चाह रही है, ठीक है। अगला क्या, समय की दक्षता आधारित आकलन, मतलब उन बच्चों का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी कितनी डेवलप रही है, इसका टाइम टू टाइम देखा जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा, उनको क्या है, कौन सी वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ आपको वोकेशनल स्किल दी जाएगी। किसी को क्या इलेक्ट्रिशियन की स्कूल स्किल दी जाएगी, किसी को कारपेंटरी की, ताकि आम आदमी अपनी स्किल को भी साथ साथ बढ़ाए। कोई को सॉफ्ट स्किल दी जाएगी, कोई को अकाउंटेंसी की स्किल दी जाएगी, ठीक है। निरंतरता, और विद्यालयों में विज्ञान संकाय कंप्यूटर विषय की उपलब्धता, ये सारी चीजें। तो हमारे अभी तक हमने जो ये देखा, इधर वाला कंपोनेंट, इसके अंदर क्या देखा है कि अभियान का नाम क्या है, अभियान का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसके अंदर कितने कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट। चार कंपोनेंट, चार ही मेन हिस्से होते हैं कोई भी एजुकेशन सिस्टम के। स्टूडेंट फोकस, ठीक है। फिर बाद में क्या है, स्टूडेंट के बाद में स्कूल फोकस, स्कूल के बाद में क्या है, टीचर फोकस, और इन सब को बढ़ा के क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, शैक्षणिक परिणाम आधारित उन्नयन के लिए, ठीक है। ये अब इसके अंदर क्या है, आगे क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी क्रिया। इसका मेन एम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसको इंप्लीमेंट करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है, जैसे बीज वाला आया था, एसआई टेलीकॉम के अंदर आया था कि बीज जो अभी बीज फेडरेशन की तरफ से सबसे पहले रजिस्टर्ड हुआ था राजस्थान, तो ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। अभियान, ऐसा अभियान प्रारंभ करने वाला राजस्थान पहला स्टेट है। ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान और कितने राज्यों के अंदर ऐसा ऐसी स्कीम चल रही है, तो इसके अंदर राजस्थान पहला स्टेट है। मुख्यमंत्री ने 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस का आयोजित समारोह शिक्षा विभाग के इस महत्वपूर्ण अभियान का शुभारंभ किया था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 29 मार्च 2025 के अंदर। तो इसके अंदर वही है, और कोई चीजें पूछे तो भाई ओवरऑल डेवलपमेंट होगा बच्चों का, एजुकेशन की क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो हमने क्या देखा, हमने पहला आर्टिकल देखा कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंदर कौन से चार कंपोनेंट। फिर उसके बाद में हमने देखा राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है। फिर उसके बाद में क्या, मेगा पेटीएम अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच पर लाने की हो रही है। मेगा पेटीएम क्या होती है, पीटीएम क्या होते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर स्टूडेंट, टीचर प्लस और आजू बाजू के सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एजुकेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एआई आधारित ओआरएफ द्वारा बच्चों का वर्गीकरण करना, परखर, ये सब चीजें चल रही हैं। तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या राजस्थान पहला स्टेट है, बिल्कुल राजस्थान पहला स्टेट है। क्या राजस्थान के अंदर इसको कब इंप्लीमेंट की गई, राजस्थान के अंदर इसको इंप्लीमेंट की गई थी 29 मार्च को, 29 मार्च हमारे राजस्थान दिवस के आसपास, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसके अंदर क्या है, चार कंपोनेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर क्या है, मुख्यमंत्री जी ने क्या है अपनी जो उपलब्धियां हैं, जो हमने पिछले एक साल के अंदर अलग अलग स्कीम्स चालू की हैं अलग अलग वर्क के लिए, जैसे वेलफेयर के लिए जो है, उन सब का थोड़ा थोड़ा क्रिस्प दे रखा है। तो इसके अंदर देख लेंगे, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं उनको क्या है, स्मॉल लोन दिया जाता है, छोटा लोन दिया जाता है, वो है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इसके अंदर क्या है, राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद असहाय परिवार को, असंगठित श्रमिकों को, क्या, तीन चार चीजें शहरी क्षेत्र के अंदर, कहाँ पे, शहरी क्षेत्र के अंदर जरूरतमंद और असहाय परिवार, ठीक है। असंगठित क्षेत्र होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र होता है नॉन फॉर्मल, जिनका नॉन फॉर्मल को उनको बोला जाता है, नॉन फॉर्मल सेक्टर उनको बोला जाता है जिनका क्या है, फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ।
फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, जो कि सरकार से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, उनका बैंक के अंदर खाता नहीं है, उनके वो टैक्स पे नहीं करते हैं, उनके पास क्या ओवरऑल फॉर्मल लेबर लॉ के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ईएसआईसी के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनकी लेबर को जो फॉर्मल सेक्टर वाले लोगों को फायदा मिलता है वो उनको नहीं मिल पाता। और इनके पास कभी भी अकाउंट्स नहीं होते, अकाउंट्स नहीं होते तो कोई बैंक इनको लोन नहीं देता। तो सरकार ने कहा है स्वनिधि, हम देंगे इन लोगों को लोन जिनका इनफॉर्मल सेक्टर है। तो इसके अंदर सरकार ने अधिकतर क्या है, भवन निर्माण श्रमिक जो कि लेबर होती है, हस्तशिल्प करा, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध कर आर्थिक संबल दिया जाता है। तो पहली स्कीम हमने देखी मुख्यमंत्री स्वनिधि, स्वनिधि के इनफॉर्मल सेक्टर वालों को दी जाती है। फिर मुख्यमंत्री साहब ने क्या बोला कि हम लाडो प्रोत्साहन योजना भी चलाई, तो इसने वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बोला है कि लाडो प्रोत्साहन योजना है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम 1.5 लाख रुपए देते हैं, ठीक है, अलग अलग जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर तो गर्ल चाइल्ड के बर्थ के ऊपर, बर्थ से लेके उनकी हायर एजुकेशन तक अलग अलग स्टेजेस के अंदर हम उनको 1.5 लाख रुपए देते हैं। बर्थ पे कुछ रुपए देंगे, फिर उनके वैक्सीनेशन के ऊपर कुछ रुपए देंगे, फिर जब स्कूल के अंदर दाखिला हुआ तब रुपए देंगे, फिर 10th पास होने पे, फिर ग्रेजुएशन के ऊपर, फिर मैं इस तरीके से 1.5 लाख रुपए सरकार देती है, ठीक है। अगली स्कीम इन्होंने क्या बताई है, अगली स्कीम इन्होंने बताई है प्रदेश में, इन्होंने क्या है, मोदी जी का जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, इनके इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन सा स्कीम, हरियालो राजस्थान, हरियालो राजस्थान के अंदर हमारा टारगेट क्या है, 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। तो ये हरियालो राजस्थान था, ठीक है। अगली स्कीम इन्होंने बताई कर्म योगी से मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि, इसके शब्द से हम देखें तो कर्म भूमि कहाँ होती है, जहां आदमी काम करता है, मातृभूमि जहां पे आदमी का जन्म होता है। तो जो भी बाहर गए हुए हैं नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, जो अप्रवासी राजस्थानी है या फिर कोई भामाशाह हैं जो बाहर रहते हैं, उन सबको हम आमंत्रित करते हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के अंदर वो सहायता दें। तो इसके अंदर कर्म भूमि से मातृभूमि के अंदर सरकार ने क्या बोला है कि वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए हम वो है ना, जो रेन वाटर स्टोरेज के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। भूजल स्तर को गिरावट को रोकने के लिए हम क्या, सरकार भामाशाह प्रवासी राजस्थान को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रिचार्ज पिट बनाने के लिए आमंत्रित करती है। तीसरी स्कीम इन्होंने ये बताई है। चौथी स्कीम बताइए कि राजस्थान के पीएम कुसुम स्कीम, पीएम कुसुम क्या है, पीएम कुसुम स्कीम पहली बात तो है क्या, पीएम कुसुम स्कीम में सरकार का एक एम है, पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, उसके अंदर सरकार ने कहा था कि हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमारे एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। उसके अंदर मेजर कंपोनेंट था हमारा सोलर का। तो सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसान सोलर ऊर्जा को अपनाएं, इसके लिए सरकार ने किसान उन्नत ऊर्जा सोलर ऊर्जा के लिए ये स्कीम चलाई थी। अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट थे, 3 कंपोनेंट, कंपोनेंट ए के तहत 2 मेगावाट क्षमता सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर उन्हें ग्रिड, इसके अंदर तो 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा लो आप और उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दो और वो जो बिजली पैदा हो उसको सरकार को बेच दो और किसान आमदनी कर ले, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, 7.5 HP तक के स्वतंत्र सोलर कृषि फर्मों की स्थापना की जाए। मतलब इसके अंदर 7.5 HP का आपको सरकार क्या देगी, आपको सरकार देगी सोलर पंप, सोलर पंप ताकि बोरिंग के अंदर आप सोलर पंप लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी आपको सोलर एनर्जी से आएगी, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल एकदम जीरो आएगा, प्लस आपको जो खेतों के अंदर जरूरत होगी पानी की वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। अगला कंपोनेंट इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट सी के तहत 7.5 HP क्षमता की मौजूदा कृषि पंपों और सौर ऊर्जा संचालित है। तीसरा कंपोनेंट यह है जो डीजल से अभी इंजन चल रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, उसको सोलराइज करें, उसको रिप्लेस करें हम सोलर एनर्जी से। तो ये 3 कंपोनेंट है, इसके बारे में मुख्यमंत्री साहब ने बताया। तो ये सूजस के अंदर 2 मेन इंपॉर्टेंट न्यूज थी पिछले 2 दिन की, ठीक है। अब इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और द हिंदू के अंदर सबसे बड़ी हेडिंग क्या है, सबसे बड़ी हेडिंग आजकल 2 चल रही है। एक हेडिंग ये चल रही है कि विंटर सेशन शुरुआत हो गई है। विंटर सेशन क्या होता है, पार्लियामेंट के सेशन हर 6 महीने के अंदर आपको लगाने होते हैं। तो मिनिमम सेशन तो 2 हो सकते हैं और हमारे जनरली 3 सेशन चलते हैं, एक तो बजट सेशन चलता है और एक मानसून और एक विंटर सेशन। तो ये तीसरा सेशन इस साल का अभी शुरू हो गया। तो विंटर सेशन के अंदर अभी हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है विंटर सेशन के बारे में, क्यों कि ये सारे के सारे बिल हैं। जब बिल एक्ट बनेगा, जब उसके प्रोविजंस आएंगे, कमेटी के द्वारा पास होगा, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद में जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा
वो हमें पढ़ने की जरूरत है। ये तो बस अब जनरल नॉलेज है कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे विंटर सेशन, क्या पता कौन सा बिल पास होगा कौन सा नहीं होगा, तो हम इन सबको देखेंगे विंटर सेशन खत्म होने के बाद, जब वो एक्ट बन जाएंगे तब। ठीक है, अभी डिस्कशन एसआईआर पे चल रहा है विंटर सेशन के अंदर। अगली न्यूज क्या है, दितवा। दितवा क्या है, आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये सबसे पहली बात तो दितवा क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल मतलब हमें चक्रवात है दितवा। अभी इसका ओरिजिन क्या है, मलक्का गल्फ ऑफ, ये क्या है, स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का क्या है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इसके अंदर स्थित है। तो वहां से दितवा की शुरुआत हुई, उन्होंने क्या साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों के अंदर तबाही मचाई, फिर श्रीलंका के अंदर तबाही मचाई, अभी हमारे तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर और आंध्र प्रदेश कोस्ट पे, पुडुचेरी के कोस्ट पे भी टकरा रहा है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कोई भी साइक्लोन होता है उसका पहली बात तो नाम कैसे रखते हैं। इसका द्वितीय नाम किसने रखा है, इसका द्वितीय नाम रखा है यमन ने। तो हमारे एक एग्रीमेंट हो रखा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एशिया पैसिफिक के अंदर। तो इन्होंने क्या एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई जितने भी ये एशिया और पैसिफिक के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं जिन जो इस साइक्लोन से प्रभावित होती है, उन सब कंट्री, वो सभी कंट्री का एक एक नाम देंगी। फिर रोटेशन के बेसिस पे हर एक कंट्री का नाम सेलेक्ट होगा और साइक्लोन का नाम उस पर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो नाम दिया है, नेम वाज चूजन ऑन द रोटेशन बेसिस, रोटेशनल बेसिस पे होता है, सभी कंट्रियां नाम प्रपोज करती हैं, पहला इसका नाम रख दिया, फिर उसका नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया, अलग अलग कंट्री, विद ईच कंट्री सबमिटिंग मल्टीपल ऑप्शन टू यूज ओवर मैनी ईयर, हाउएवर ऑल द डेटू प्रपोज शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, कंट्री दितवा सबमिटेड बाय द यमन, तो यमन ने सबमिट किया था ये नाम दितवा। ठीक है, तो साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, जितने भी ओशियन से जुड़े हुए कंट्रीज हैं वो सब नाम सजेस्ट करते हैं, नाम सजेस्ट करने के बाद उनका चूज किया जाता है, अब अगली बार कोई और कंट्री का नाम चूज किया जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज है अरावली माउंटेन रेंज से रिलेटेड। अरावली माउंटेन रेंज से रिलेटेड क्या न्यूज है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब स्थानीय जमीन की 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। ये एक लाइन बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी बहुत दिनों से क्या केस चल रहा था, केस क्या चल रहा था कि अरावली धीरे धीरे खत्म हो रही है। अरावली खत्म क्यों हो रही है, अरावली के अंदर बहुत ज्यादा खनन चल रहा है, माइनिंग एक्टिविटी चल रही है, माइनिंग के कारण पहाड़ों को खोद खोद के लोग उसके अंदर के क्रेशर लगा लगा के उनके अंदर पत्थरों को बेच रहे हैं। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने से पूछा कि भाई अरावली की डेफिनेशन बताओ, पहले तो अरावली है क्या, पहाड़ खनन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेफिनेशन दे दी कि 100 मीटर से ऊंचा जो भी है वो सब पहाड़ी अरावली में काउंट होगी और सब नहीं होंगे। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि भाई क्लियरिटी आ गई कि भाई ये पहाड़ी अरावली के अंदर है कि नहीं। अरावली के अंदर जो भी पहाड़ है उनको कंजर्वेशन स्टेटस मिलेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तीनों के अंदर प्रोटेक्शन, तो वहां पे आप खनन नहीं कर सकते। उसके अलावा जो 100 मीटर से छोटी जितनी भी पहाड़ियां उन सब के अंदर अनलिमिटेड खनन होगा। पॉजिटिव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें क्या है, रोड ही मिल जाएगी, पत्थर मिल जाएगा, चुना पत्थर मिल जाएगा, जो बंद हो जाता है टाइम टू टाइम, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये सारी चीजें चाहिए होती है शुरुआत में, फिर बाद में जब डेवलप्ड कंट्री हो जाती है तब उसके अंदर इन्वायरमेंटल कंसर्न आदमी एड्रेस करता है। ठीक है, लेकिन इसके नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है धीरे धीरे करके इस तरीके से अरावली खत्म हो जाएगी। अरावली खत्म हो जाएगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ा क्या है, जो भी अरावली से हमें चीजें मिलती हैं, मिनरल्स मिलती हैं, जो वेजिटेशन मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसके अलावा क्या है, डेजर्टिफिकेशन को रोकती है अरावली, ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाली है आने वाले टाइम। और अल्टीमेटली क्या, पोल्यूशन, जो दिल्ली एनसीआर की आज की सबसे बड़ी पोल्यूशन, तो और ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो हम ये देखेंगे अब इसके अंदर धीरे धीरे हर दिन आर्टिकल आते जाएंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल्ली के अंदर एक तो पहले से ही रेड अलर्ट के ऊपर चल रहा है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का। अब अरावली ये कहाँ से, गुजरात से लेके दिल्ली तक जाती है, यदि यहाँ पे अनलिमिटेड माइनिंग होगी तो पोल्यूशन होगा। तो ये वाली चीज एक थोड़ा अलग डिसीजन आया है। अगला क्या है, अगला क्या हमारे राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान से रिलेटेड न्यूज क्या है, राजस्थान से रिलेटेड न्यूज है आजकल क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर, रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर एक पॉलिसी आई थी, जिसके अंदर सरकार ने टारगेट रखा था हम 5 साल प्लस 2 साल के अंदर क्या 6000 मेट्रिक टन रेयर अर्थ मैग्नेट हमारे देश में
डेवलप करेंगे। उसके लिए सरकार ने क्या 1200 की 5 फैक्ट्रियां लगाने की बात की, जिसके अंदर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी 30% की। ये परसों पॉलिसी है। तो उस पॉलिसी के पैरेलल में ये एक चीज चल रही है कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर भी रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। तो राजस्थान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार कहाँ पे है? तो ये शिवाना रिंग है, शिवाना फोर्ट है। शिवाना फोर्ट सब जानते हैं, बाड़मेर के शिवाना फोर्ट के आसपास शिवाना रिंग हाउस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। तो कौन कौन से रेयर अर्थ मिलते हैं? तो रेयर अर्थ मिल कौन कौन से मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या है? नियोबियम और जिरकोनियम। नियोबियम और जिरकोनियम मिलता है। एलानाइड, टाइटेनाइड, पेसेराइट, गिटिनसाइट, ये सब प्रपोज्ड है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या है? शिवाना रिंग, रेयर अर्थ मिनरल्स और नियोबियम, नियोबियम और जिरकोनियम, ये दो मिलते हैं। फैक्ट ये याद रखना है अपने को कि रेयर अर्थ मिनरल्स इनमें से कौन सी जगह राजस्थान में मिलता है। तो शिवाना रिंग आपको आंसर मानना और आगे बढ़ जाना ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है। अब आज के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? वर्ल्ड एड्स डे है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स डे किस लिए मनाया जाता है? कि भाई लोगों के अंदर एड्स के प्रति जागरूकता है। अब एड्स के प्रति जागरूकता आके करेंगे क्या? एड्स के प्रति जागरूकता इसलिए जरूरी है कि लोग आज भी समाज के अंदर क्या सोशल अवेयरनेस, मेडिकल अवेयरनेस बिल्कुल कम है, जिसके अंदर लोग के एड्स से ग्रसित पेशेंट को ऐसे देखते हैं कि वो उसको छूते ही एड्स हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड एड्स डे इसलिए बनाते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है, भाई छूने से, साथ खाने से, बात करने से एड्स नहीं फैलता। ये अलग तरीके से ब्लड के कांटेक्ट में, ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ऐसे नहीं होता है। तो एड्स की फुल फॉर्म कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके लिए सरकार ने रेट्रोवियल थेरेपी, ए रेट्रोवियल थेरेपी अपने यहाँ हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, जिसके अंदर हम एड्स वाला पेशेंट्स को हम टारगेट करते हैं, ट्रेस करते हैं, उनको रेट्रोवियल थेरेपी के अंदर उनको काउंट करते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज वो होती है जो न्यूज़पेपर के अंदर आए, प्लस न्यूज़पेपर के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज वो होती है जो हमारे पेपर के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो। पिछले महीने में जो सबसे इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है, 3-4 न्यूज़पेपर हम पढ़ने के बाद नहीं पता चला, उनमें सबसे मेजर हैपनिंग थी ये श्रम संहिताएं, श्रम कानून, लेबर लॉज। तो लेबर लॉज के लिए डेली सरकार ऐड दे रही है, एक एक पेज का ऐड दे रही है। तो इसका मतलब ये हमारे एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा भाई, लेबर लॉ के अंदर कौन कौन से लेबर लॉ इंक्लूड हुए हैं? तो लेबर लॉ ऑन वेजेस, सबसे पहले लेबर लॉ ऑन वेजेस, वेज मतलब हमारी तनख्वाह से रिलेटेड। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब मालिक का श्रमिक के साथ रिलेशन कैसे हो। ठीक है। सेफ्टी, वर्किंग हजार्ड कंडीशन, सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है। ये तो 3-4 जो लॉ हैं, इनके सबसे पहले बात तो नाम याद होने चाहिए। वेजेस से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है, सेफ्टी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। तो 4 लॉ ये। फिर उनके अंदर क्या मेजर हेडिंग क्या है? मेजर हेडिंग डेली अखबार के अंदर आती है, अपने सिर्फ ये पढ़नी है। तो इस बार क्या किया गया? समय पर न्यूनतम वेतन देने की सरकार ने बात की लेबर लॉज के अंदर। पहले क्या होता था? लेबर लॉ के अंदर न्यूनतम वेजेस की बात नहीं थी, फ्लोर वेज की बात इस बार की गई। फ्लोर वेज की मतलब राजस्थान के अंदर काम करने वाला इस सेक्टर मजदूर की मिनिमम तनख्वाह इतनी होनी ही चाहिए, उससे कम होगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दूसरा क्या है? यदि आप ओवर टाइम करा रहे हो अपनी लेबर से, ओवर टाइम 6 घंटे की उनकी आपने बात की है, 6 घंटे के अलावा 8 घंटे काम करवा रहे, तो 2 घंटे जो काम करा रहे, यदि उसको दिन के 300 रुपए मिलते हैं ना, तो 2 घंटे के लिए आपको 600 रुपए के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो निर्धारित वेतन के दुगनी रेट दुगनी पे काम लो, यदि उनको काम में लेना है, यदि आपने ओवर टाइम का। तीसरा का एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा मानक, मतलब नेशनल लेवल पे ही एक समान स्टैंडर्ड लागू होंगे, किसके? सेफ्टी से रिलेटेड। चौथा क्या है? अनिवार्य निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच। लेबर जो भी काम कर रही है, कोई भी कंपनी में काम कर रही है, तो उनका क्या है? एनुअल हेल्थ चेकअप अनिवार्य है। किसको कराना? मालिक को है, जो एम्प्लॉयर है। अगला क्वेश्चन क्या है? कामगारों की संख्या के आधार पर क्रैच और कैंटीन सुविधा। क्रैच क्या होता है? जो औरतें, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए एक जगह होती है, उसको बोलते हैं क्रैच। ठीक है। अगला क्या है? प्रवासी कार्मिकों कल्याणकारी लाभों को पोर्टेबल बनाया जाएगा। ठीक है, पोर्टेबल बनाया। इसके अलावा डेली 5-6 पॉइंट आते हैं, ये आपको 100% ही पढ़ने हैं। हर एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भारत सरकार का बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये। ठीक है। अगला क्या है?
अभी क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे डीजीज और आईजीज की कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो ये एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, डीजी और आईजीज की कॉन्फ्रेंस ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे चल रही है? ये चली नवा रायपुर। रायपुर के अंदर एक नई छोटी सी सिटी बनाई जा रही, नया रायपुर, मतलब नया रायपुर। जयपुर, ओल्ड जयपुर, नया जयपुर, न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, नया रायपुर, ठीक है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हर साल होती है। हर साल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस कराने का फायदा क्या है? कोई भी कॉन्फ्रेंस कराने का फायदा ये होता है कोऑर्डिनेशन आए। डीजीपी जो भी स्टेट के अंदर अलग अलग डीजीपी है, पुलिसों के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन आए। पता चला साइबर क्राइम चल रहा है कोई स्टेट के अंदर, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरे, तो पुलिस की प्रक्रिया ही इतनी लंबी है कि वो कभी पकड़ में ही नहीं आता। तो इन सब चीजों से कोऑर्डिनेशन कोलोब्रेशन बढ़ता है स्टेट इंटर स्टेट पुलिसिंग के अंदर, इसलिए सरकार ये करती है। अगला क्या है? अगली मेजर हैपनिंग है भारत और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और ब्रिटेन के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज कौन सी हो रही है? सबसे बड़ी अजय वॉरियर। भारत भी अजय विजय और ब्रिटेन भी अजय, तो दोनों का नाम अजय वॉरियर। 2025 कहाँ पे हो रही है? हमारे राजस्थान के अंदर। क्या है? राजस्थान के अंदर महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हो रही है, ठीक है। अगला क्या है? एम सेंड पॉलिसी। एम सेंड पॉलिसी पिछले साल आए हुए 2-3 साल हो गए, लेकिन एम सेंड पॉलिसी का मेन टारगेट क्या था? एम सेंड पॉलिसी होती क्या है? एम सेंड होती क्या है? एम सेंड का मेन उद्देश्य है कि बजरी खनन को कम से कम करना। बजरी हमारे क्या रिवर के बेड को खराब कर देती है, नदी के प्रवाह तंत्र को, इकोसिस्टम को बिल्कुल डैमेज कर देती है। जब बजरी निकाल लेते हैं तो वहां पे इकोलॉजी डैमेज हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो जाती है, कुल मिलाकर जो जलीय जीव है उनकी पूरी पूरी सिस्टम खराब हो जाता है। तो सरकार चाहती है बजरी का जो इलीगल माइनिंग है, पहली बात तो वो खत्म हो। उसको खत्म करने के लिए सरकार ने एम सैंड इंट्रोड्यूस किया। एम सैंड क्या होता है? पत्थर को चूरा करके उसकी सैंड बनाना, उसको कहते हैं एम सैंड। अब एम सैंड सरकार पॉलिसी क्या लेके आई? सरकार बोली जो गवर्नमेंट जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे उसके अंदर बजरी कोई यूज नहीं करेगा, जो रिवर बेड से निकाल लीजिए उसके अंदर एम सैंड यूज होगा। कितना? 25% नेसेसरी है, और इसको आगे बढ़ा के 50% तक लेके जाना। तो ये था एम सैंड पॉलिसी। इसके पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हो कि रिवर इकोलॉजी को बचाने के लिए, ठीक है, ये सब किया गया है। उद्योगिनी, उद्योगिनी स्कीम, नई स्कीम है उद्योगिनी स्कीम। उद्योगिनी स्कीम क्या है? पहली बात तो इस स्कीम की इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई? इसकी स्कीम की इंस्पिरेशन ली गई कर्नाटका मॉडल से, ठीक है। जो साउथ के अंदर कर्नाटका के अंदर पहले से स्कीम चल रही है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है? जो भी औरतें बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं और उनके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा ही नहीं है। पैसे के लिए सरकार क्या बोली? हम आपको 3 लाख रुपए तक का लोन देंगे। उद्योगिनी स्कीम के अंदर क्या है? केंद्र सरकार ने उद्योगिनी स्कीम 2025 को और ज्यादा मजबूत किया। इसके अंदर क्या है? गरीब महिलाएं, क्या होने चाहिए? गरीब महिलाएं तो 3 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा। क्या? पहली बात तो वुमेन होनी चाहिए, गरीब होनी चाहिए। गरीबी की डेफिनेशन है जिनकी एनुअल इनकम 1.5 लाख रुपए से कम हो, उनको सरकार कोलेट्रल फी, मतलब बिना कोई चीज जमा कराए आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप उसको आपसे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, ताकि आपकी आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़े, आपकी इनकम बढ़ेगी, यहाँ इनकम बढ़ेगी, आपके बच्चों का डेवलपमेंट होगा और इंडिया का डेवलपमेंट हो। सरकार बोल रही 3 लाख रुपए तक के लोन लो आप। सरकार इसके अंदर सहायता भी देगी, 30% सरकार सब्सिडी देगी इसके अंदर, ठीक है। 3 लाख, 30%, याद करना आसान है। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, कोई बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सरकार क्या करना चाहती है? मेजरली छोटे छोटे उद्योग जो सिंपल वुमेन लगाती हैं, ब्यूटी पार्लर खोल लो, सिलाई मशीन ले लो, किराने की दुकान खोल लो, डेयरी प्रोडक्ट खोल लो, छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोल लो, हैंडीक्राफ्ट का उद्योग खोल लो, कुछ भी कर लो आप, उसके अंदर 3 लाख रुपए देगी सरकार आपको, ठीक है। कौन ले सकता है? 18 से 55 साल की वुमेन होनी चाहिए सबसे पहले। 18 से 55 साल की वुमेन होनी चाहिए जिसका कभी भी लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ हो, लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ हो, और जिसकी एनुअल इनकम परिवार की 1.5 लाख रुपए से कम हो। उन सभी के लिए ये स्कीम है। और दिव्यांग और विधवा है, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपकी कोई भी लिमिट हो सकती नहीं है। और प्राथमिकता ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों, मतलब रूरल एरिया और सेमी अर्बन क्षेत्रों के अंदर। अर्बन एरिया के लिए नहीं है स्कीम, ठीक है। तो इसके अंदर मेजरली कंपोनेंट देखे तो स्कीम का नाम क्या है? उद्योगिनी। उद्योगिनी से ही पता चल जाए, उद्योग के आगे नहीं लगा रखा है, मतलब वुमेन टारगेट है। कौन वुमेन टारगेट है? जिनकी फैमिली इनकम 1.5 लाख से कम है। 1.5 लाख से कम है, उनको सरकार क्या देगी? यदि वो अपने छोटा मोटा कोई उद्योग चलाना चाहती है तो उसके अंदर सरकार 3 लाख रुपए तक का लोन देगी। कोलेट्रल फ्री लोन है, उसके अंदर सरकार 30% सब्सिडी भी देगी, इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है।
ये सब इसके अंदर, ये किसको मिलेंगी? जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या सेमी अर्बन क्षेत्र है, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहते हैं, उन औरतों को दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए लॉगिन कर सकते हैं माई स्कीम सरकार। हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सेस सरकार बोल रही है हम इस इंटर सेशन के अंदर एक बिल लेके आएंगे जिसके अंदर हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, मतलब सेस लगाएंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये नहीं है बिल लेके आएगी सरकार, क्योंकि बिल आएगा नहीं आएगा, कब एक्ट बनेगा, कब आ जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, ये अलग बात। लेकिन बात समझने की, सेस क्या होता है? सेस क्या एक प्रकार का टैक्स होता है जो पर्टिकुलर कोई चीज पे लगता है, पर्टिकुलर कोई एम को फुलफिल करने के लिए। उस सेस से, मान लो इस रिमोट की बिक्री के ऊपर 2% सेस है, तो 2 रुपए जो सेस से कलेक्ट होगा वो सिर्फ जिस काम के लिए वो सेस लगा है उसके लिए काम में आएगा। इसका मतलब हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सेस का मतलब क्या है? ये एक सेस लगेगा, किस चीज पे लगेगा? सेस के देश की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम, ये जीएसटी के तहत लगाया जाए। इसकी सरकार चाहती है कि उत्पादों को कुल टैक्स कम किया जाए, इसलिए ये क्या है? जो, हाँ ये रहा, सरकार बोल रही है जो सिगरेट है, तंबाकू इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर हम सेस लगाएंगे। ठीक है, किसके ऊपर लगेगा? इनके ऊपर लगेगा। अब सेस का मैंने बताया जिस पर्पज के लिए लगता है उस पर्पज के लिए ही पैसा काम आएगा, अदरवाइज वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। इसके अंदर क्या है? सेस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्चों को पूरा करने के लिए काम में लिया है। तो इस सेस को किस चीज में काम में लेंगे? सिर्फ इसी पर्पज के लिए काम में ले सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का कोई इक्विपमेंट लेना हो, मॉडर्नाइज करना हो, डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, टैंक लेने हैं, राफेल लेने हैं, या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खर्च के लिए आयुष्मान भारत के अंदर भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, नियुक्ति विवेक बने सी, ठीक है, विवेक चतुर्वेदी क्या होंगे? विवेक चतुर्वेदी सीबीआई से इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन, उनके हेड कौन होंगे? अब विवेक चतुर्वेदी होंगे। विवेक चतुर्वेदी कौन होंगे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कस्टम एंड एक्साइज, सीमा शुल्क, ठीक, कस्टम के अब हेड होंगे। ये एक फैक्चुअल डाटा है। अगला क्या है? अगला है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड आजकल डेली 2-3 दिन से न्यूज आ रही है। न्यूज क्या है? प्रोजेक्ट चीता के अंदर जो चीता हम लेके आए थे, सबसे पहली बात तो प्रोजेक्ट चीता है क्या? प्रोजेक्ट चीता क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसके अंदर हम क्या, बाहर से चीता हमारे देश में लेके आएंगे। चीता हमारे यहाँ देश से विलुप्त हुए कम से कम 60-70 साल हो गए, तो हम उन चीताओं को यहाँ पे लेके आएंगे दूसरे देशों से, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया से। पहली बात तो लेके आएंगे, फिर उनको रखेंगे कहाँ? कूनो नेशनल पार्क के अंदर और गांधी सागर नेशनल पार्क के अंदर। फिर यहाँ रखने के बाद में उनकी ब्रीडिंग की जाएगी और वो यहाँ पे सारे के सारे एरिया के अंदर फैलेंगे, जिससे हमारे यहाँ क्या, चीताओं की पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब मेन बात यह है कि चीताओं की पॉपुलेशन सरकार बढ़ाना क्यों चाहती है? चीताओं की पॉपुलेशन इसलिए बढ़ाना चाहती है कि फूड चेन होती है, फूड चेन के अंदर क्या है, ऊपर ऊपर ऊपर, फूड चेन के अंदर यदि टॉप प्रेडिटर नहीं है तो इकोसिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है। इसलिए सरकार क्या क्या करना चाहती है? खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर सरकार कहती है चीता आए, कहां से आएंगे? 3 कंट्री, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से। कौन सी अथॉरिटी रेगुलेटरी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कौन कौन से नेशनल पार्क में लेके जाएगा? कुन्नो नेशनल पार्क और गांधी सागर नेशनल पार्क। अब आजकल न्यूज में क्यों आ रहा है? न्यूज में इसलिए आ रहा है कि कुन्नो नेशनल पार्क और गांधी सागर नेशनल पार्क के जस्ट टच में होता है हमारे राजस्थान का हाड़ौती, हाड़ौती एरिया के अंदर अब ये लोग कितना आ गए हैं, फैल रहे हैं धीरे धीरे। तो 12 के अंदर शाहबाद और किशनगंज एरिया के अंदर ये देखने को मिले हैं। ठीक है, ठीक है। अब श्रम कानून के ऊपर एक और ऐड, श्रम कानून के ऊपर एक और ऐड है दूसरे न्यूज़पेपर के अंदर। क्या है कि इन्होंने कहा है सरकार ने अनिवार्य नियुक्ति पत्र देना जरूरी है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में आएगा कि नए श्रम कानूनों के अंदर क्या अनिवार्य नियुक्ति पत्र देना जरूरी है? बिल्कुल देना जरूरी है। तो कामगारों समय पर न्यूनतम वेतन देना जरूरी है? बिल्कुल देना जरूरी है। 180 दिन के बाद वार्षिक वेतन अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। नो, 1 साल की, पहले 5 साल की ग्रेजुएटी, 5 साल बाद में आदमी की ग्रेजुएटी मिलती थी, अब 1 साल बाद में ग्रेजुएटी दी जाएगी। ठीक है, ओवर टाइम कराना है तो तुम्हें दुगनी रेट से काम देना, क्या करना पड़ेगा? दुगनी रेट देनी पड़ेगी, किसकी? वेजेस की। और उसके अलावा वुमेन को नाइट शिफ्ट के अंदर काम, यदि सेफ्टी के ऊपर हमें क्लियरेंस मिल जाती है तो वुमेन को नाइट शिफ्ट के अंदर काम करने की इजाजत मिलेगी। ठीक है, अब अगला है कर हुआ अबेड़ा, अबेड़ा क्षेत्र। अबेड़ा क्या है? अब ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई क्या है, न्यूज सिर्फ फैक्चुअल डाटा के लिए कि भाई अबेड़ा नेशनल पार्क, अबेड़ा, अबेड़ा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये हमारे राजस्थान के अंदर है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क भी है, ये राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आए हुए हैं अभी। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन होते हैं? जो ट्रांस साइबेरियन एरिया से होते हुए चाइना मंगोलिया होते हुए फिर साउथ ईस्ट एशिया और फिर बाद में इंडिया आते हैं, वो होते हैं माइग्रेटरी बर्ड। तो ये अभी आए हुए हैं। राजस्थान बनेगा सेमीकंडक्टर पावर हाउस। अब ये क्या प्रपोजल है? प्रपोजल क्या होता है कि आने वाले टाइम पे हम राजस्थान को सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाएंगे। अभी आज की डेट में इस चीज को लेके कोई विजन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। बस इसके अंदर क्या है, सरकार है बस एक पॉलिसी लेके आने वाली है, 2 4 10 दिन 20 दिन के अंदर सरकार जल्दी प्रदेश में पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आएगी। जब वो पॉलिसी आएगी तो जो ऑब्जेक्टिव आएंगे पॉलिसी के, तब हमें पता चलेगा क्या है। अभी तो ये ड्राफ्ट लेवल पे है किस चीज पे। ठीक है, चक्रवात वही साइक्लोन दितवा श्रीलंका। साइक्लोन दितवा से रिलेटेड आपको 2 3 चीजें जाननी जरूरी है। पहली बात तो ये आया कहाँ है? स्टेट ऑफ मलक्का से आया है, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया के अंदर आ रहा है। इस साइक्लोन के कारण आज हमारे जो नेबरहुड के अंदर देश कंट्रीज हैं उनके अंदर जो भी नुकसान हुआ है उस चीज की मदद के लिए सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सागर बंधु। सागर के आसपास हमारे जो बंधु हैं उन सबको सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन डिजास्टर को कम करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सागर बंधु। बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ऑपरेशन सागर बंधु का किस चीज से रिलेटेड है? साइक्लोन दितवा से। साइक्लोन दितवा कौन से? ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आया, बंगाल की खाड़ी में। नया भूकंप का मानचित्र, नया भूकंप का मानचित्र है। नया भूकंप का मानचित्र है। सबसे पहली बात तो ये भूकंप का मानचित्र जो होता है, सिस्मिक जो मैप होता है, वो जारी कौन करता है? वो जारी करता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर मानक डिसाइड करने वाली एजेंसी है। इसने क्या है, भूकंप के मानचित्र का एक नया मैप दिया है। अब इसके अंदर नई चीजें सिर्फ 2 ही नई चीजें। नई चीज क्या है? एक तो नया जोन 6 इसने इंट्रोड्यूस किया है। पहले जोन कौन से थे? 2 3 4 और 5। इसके अंदर कभी भी जोन 1 नहीं होता। जोन 1 नहीं होता तो कहां से शुरू होते हैं? जोन 2 3 4 5 से। अब नया जोन कौन सा है? 6। जोन 6 के अंदर कौन से एरिया आएंगे? जोन 6 के अंदर हिमालय, जहां से लेके जहां तक है वो सारा हिमालय कवर होगा। मतलब जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना है, सिस्मिक रूप से जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो कौन से जोन में आएगा? जोन 6 के अंदर। इसके अलावा 2 फैक्टर हैं इसके अंदर। जैसे ये इंडिया का मैप है तो इसके अंदर ये सारा का सारा है जोन 6 के अंदर है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है? इसके अंदर 61% भूमि क्षेत्र खतरे में और 75% आबादी पर खतरा बन रहा है। तो ये कह रहा है इंडिया के टोटल एरिया का तो 61% और हमारी आबादी पॉपुलेशन का 75% क्या है? सिस्मिक एक्टिव जोन के अंदर है। ठीक है, तो हम देखें तो सिस्मिक जोन एक्टिव एरिया का मैप किसने लॉन्च किया है? BIS ने किया है। कितने जोन किए हैं इसने? जोन 2 3 4 5 6। नया जोन कौन से इंट्रोड्यूस किया? जोन नंबर 6, जोन नंबर 6। जोन नंबर 6 के अंदर कौन से एरिया आते हैं? हिमालय की पूरी ठेठ से लेके ठेठ तक हिमालय। ठीक है, हिमालय। ठीक है, ये इसके अंदर नया चेंज आया है। अगला क्या है? पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूज फिनोमिना है। ये होता क्या है? पश्चिमी विक्षोभ ये होता है जब हवाएं, जब सर्दी होती है तो ITCZ क्या नीचे शिफ्ट हो जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नीचे शिफ्ट हो जाता है तो वेस्टर्ली चलती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं। वो हवाएं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से चलते हुए ईरान, नहीं, भूमध्य सागर से चलते हुए इराक, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया आती है। इंडिया आने के बाद में हिमालय से टकरा जाती है। इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे यहाँ बारिश होती है सर्दी के अंदर, उसको बोलते हैं मावट। ये मावट हमारे यहाँ की सबसे, इसको गोल्डन ड्रॉप भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि गेहूं की खेती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। बस ये क्वेश्चन आया था पिछले साल ही आया था, कौन से एग्जाम में? RPSC के एग्जाम में आया था वो, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से। ये कुन्नो नेशनल पार्क मैंने बताया, कुन्नो नेशनल पार्क आजकल क्यों सुर्खियों में है? इसलिए है कि कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर जो हम नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से जो चीते लेके आए थे कंजर्वेशन के लिए, वो कुन्नो नेशनल पार्क, कुन्नो नेशनल के बाद गांधी सागर नेशनल पार्क और फिर अब राजस्थान के अंदर एंटर हो रहे हैं। एशिया पावर इंडेक्स है। सबसे पहली बात, कोई भी इंडेक्स आता है तो इंडेक्स को निकालने वाली एजेंसी कौन है? ये इंपॉर्टेंट होती है। इंडेक्स को निकालने वाली एजेंसी ऑस्ट्रेलिया की लॉवी इंस्टीट्यूट। तो मतलब एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट ने कहा है
कि एशिया पावर इंडेक्स निकाला है लॉविंग इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने क्या एशिया पावर इंडेक्स दिया है। बोले दुनिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पावर बन गया है भारत। तो देखे तो हर इंस्टीट्यूट का अपना मानना है, किसी का ये मानना है कि तीसरे नंबर पे कोई दूसरी कंट्री है, लेकिन इनका ये मानना है तीसरे नंबर पे भारत है। किसी और का इंस्टीट्यूट, बहुत सारे सिपरी का मानना है कि रशिया दूसरे नंबर के ऊपर ही है। इन्होंने क्या है, यूएस को पहले नंबर पे रखा है, दूसरे पे चाइना को रखा है, तीसरे पे क्या इंडिया को रखा है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग मानना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एशिया पावर इंडेक्स कौन निकालता है। एशिया पावर इंडेक्स लोवे इंस्टीट्यूट कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया वाला निकालता है। इसने इंडिया को तीसरे नंबर पे मानना है, रशिया से ऊपर मानना है, जो कि फैक्चुअली अलग अलग इंडिकेटर में अलग अलग है। अहमदाबाद कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के अंदर क्या आजकल कोई खास इवेंट है नहीं, सबसे बड़ी इवेंट दो ही चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे तो ये बात चल रही है कॉमनवेल्थ 2030 होस्ट करने वाला शहर कौन सा है, अहमदाबाद। नेक्स्ट स्टेट लेवल पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट कौन कर रहा है, सारे राजस्थान के संभाग जयपुर को मिला के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अपने वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, इंसिग्निया बोलते हैं, इसका क्या है वो खम्मा घड़ी है उसके अंदर। उसके अलावा क्या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर क्या है, पहली बार राजस्थान ने होस्ट किया है। इसके अंदर 24 इवेंट होंगे, 23+1 प्रदर्शनी इवेंट होगा। उसके अलावा इसके अंदर 4 नए गेम इंट्रोड्यूस किए गए हैं पहली बार। तो कौन कौन से गेम है, साइकिलिंग है, कैनोइंग, काइंग और बीच वॉलीबॉल। तो ये हमने देखा है कि 2 दिन का न्यूज़पेपर हमने कवर कर लिया है, संडे और मंडे का। अब मिलते हैं कल नए न्यूज़पेपर के साथ। ओके, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।